तो बार बार एक एक ही बात पूछ रहे थे मुझसे, सर इससे ज़्यादा तो कोई और नहीं है, इससे ज़्यादा तो कोई और नहीं दिखा। फिर मैं जैसे यूट्यूब पे गया, देखा कि कुछ ऑर्गेनाइज वीडियो मिले जिसमें कि सारा कुछ कवर किया हो, तो मैंने अड्डा 24 फर्स्ट पे आया, तो मैंने देखा आपका वीडियो देखा हुआ था। प्रिपरेशन कर रहे थे इसके लिए। अब वो बच्चा जो कॉलेज में है, कॉलेज के असाइनमेंट्स होते हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कॉलेज में जाना भी है और प्लस इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, तो उनको आप कैसे सजेस्ट करोगे कि वो स्टार्टिंग में कितने घंटे पढ़ें या कितना टाइम दें? सबसे पहले तो सर आपको यूट्यूब पे देखा था, उसके बाद मैं यूट्यूब से तो देखते हैं और रियल में देखते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। रियल में बहुत फ्रेंडली, हाँ। वैसे भी यूट्यूब पे भी बहुत फ्रेंडली हैं आप बच्चों के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 का रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है। जब हम सीयूटी पीजी की बात करते हैं तो उसमें आपका पेपर कोड COQP 11 होता है और COQP 11 में कन्हैया रंजन जी हमारे साथ हैं आज, और इन्होंने 270 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 300। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत मेहनत के बाद में ये नंबर तक पहुंच पाता है कोई भी स्टूडेंट। और टॉपर बनने के लिए ही इन्होंने, जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बोला कि सर एक्चुअली जब मैंने एलएलबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने यही सोचा था कि मैं टॉपर के लिए ही पढ़ूंगा, मुझे टॉपर ही बनना है। और क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इनकी जर्नी रही, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलते हैं कन्हैया रंजन जी की तरफ। वेलकम कन्हैया रंजन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर। कन्हैया जी, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए, तो आपके माइंड में क्या आया था कि मुझे लॉ एज अ करियर चूज करना है? एक्चुअली सर मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2023 में, तो मुझे ज़्यादा कुछ करियर दिख नहीं रहा था, तो मैंने एक कैट के लिए प्रिपरेशन करा, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने के कारण मैं CGL की तरफ शिफ्ट हो गया। तो और इधर CGL के साथ साथ मैंने फिर CUET PG के लिए प्रिपरेशन करा, क्योंकि सिलेबस सेम था, तो मैंने CUET PG को साथ साथ प्रिपरेशन करते रहा। इसमें मेहनत लगी, काफ़ी मेहनत लगी इसमें। और मैंने पिछले साल भी 2024 वाला भी मैंने अटैम्प्ट दिया हुआ था CUET PG का, तो उसमें 205 मार्क्स बने थे, कट ऑफ उसमें भी क्लियर हो गया था। लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया था क्योंकि मैं सोच रहा था कुछ अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो फिर मैंने अड्डा 24/7 के साथ प्रिपरेशन शुरू करा। फिर देखा कि अच्छा रैंक लाना है, तभी मैं प्रिपरेशन इसी पर्पज से करा था कि रैंक लाना है, और ऐसा ही हुआ। मैंने मेहनत करा और रैंक तो आगे। कन्हैया जी, एक मिनट, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अड्डा 24/7 के साथ में, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें या फिर कुछ अपने बारे में बताएं। और जब रिजल्ट आया था तो ये रिजल्ट देखकर आपको 270 देख के कैसा लगा था? सबसे पहले तो मैं मधुबनी से, बिहार से बिलोंग करता हूँ। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आया था, DU से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगा। और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा था कि मार्क्स तो अच्छे आएंगे, और क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जैसे डॉट क्वेश्चन आ गए थे, जैसे एक रिवर वाले, जैसे राम भगवान से कुछ रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वो सब कुछ क्वेश्चन डॉटेड थे। तो मैं सोचा था 4-5 गलत होंगे, बहुत से बहुत होंगे। आंसर की से मैच करा तो 265 बन रहे थे। फिर मैंने जब रिजल्ट आया, रात को रिजल्ट आया, तो पूरी रात चली नहीं सर्वर। फिर मैं जब सुबह सुबह उठा तो सुबह सबसे पहले उठते मैंने लैपटॉप खोल के अपना रिजल्ट चेक किया, तो देखा 270 है। फिर मुझे लगा ये बहुत अच्छा मार्क्स है, तो और ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद में जब आपने मुझसे कांटेक्ट किया और बार बार, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग कन्हैया जी की, कि जब कन्हैया जी का रिजल्ट आ गया 270 नंबर थे, तो बार बार एक ही बात पूछ रहे थे मुझसे, सर इससे ज़्यादा तो कोई और नहीं है, इससे ज़्यादा तो कोई और नहीं दिखा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपका ही हाईएस्ट मार्क्स हैं अभी तक। तो लाइक ये बहुत अच्छी बात है कन्हैया, मेहनत करी यार। और जैसे आपने लॉ एज अ करियर चूज क्यों किया, मेरा एक क्वेश्चन आपसे स्पेशली ये है। मेरा सर शुरू से ही ऐसा था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में या कुछ ऐसे लाइन में जाना है ताकि पब्लिक इंटरेक्शन बना रहे। मतलब मुझे लोगों के साथ अच्छा लगता है। वो भले ही मैं 1 साल से प्रिपरेशन के दौरान मैं बहुत लोगों से नहीं मिल पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था कि प्रिपरेशन के अलावा मैं टाइम दे सकूं। तो मुझे ऐसा था कि या तो कुछ ऐसा करूं ताकि मुझे लोगों के बीच रहने का मौका मिले।
तो फिर मैंने CGL दिया, CGL में उतना बढ़िया मार्क्स नहीं रहा, तो CGL नहीं, तो मैंने CUET प्रिपरेशन करा ही था LLB को लेके, तो ये हो गया। तो इसमें तो लास्ट ईयर भी आपने प्रिपरेशन हाँ करी जी। थी जिसमें 205 आपका नहीं, वो प्रिपरेशन नहीं किया था मैंने, ऐसे ही अच्छा दिया था। ऐसे ही दे हाँ, दिया ऐसे ही था दिया था। और 205 नंबर आ 205 गए थे, तो नंबर। आपने एडमिशन नहीं लिया, नहीं लिया था। आपने बोला कि अभी रैंक चाहिए। रैंक चाहिए। ठीक है। सो अच्छा, एक चीज और आपने, अब जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो CGL आपका 1.5 मार्क्स से रह हाँ जी, गया था, यस सर, तो 1.5 मार्क्स। उसके अभी लाइक बात करें तो उसमें भी आपका प्रिपरेशन जब आपने स्टार्ट करी तो जो आपका CGL को लेकर आप कितना टाइम देते थे और LLB के लिए कितना टाइम देते थे, या फिर सिलेबस सेम था तो एक ही तरीके से? सिलेबस सेम ही था, मतलब 90% सिलेबस सेम ही था। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है। जैसे CGL में कुछ क्वेश्चन है जो कुछ चैप्टर नहीं आते हैं या कम आते हैं, पर CUET PG में वो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उस चीज़ को देखते हुए वो चीज़ भी कवर किया। बाकी चीज़ तो सेम ही थी, तो इस हिसाब से मैंने दोनों को ज़्यादा टाइम CUET PG को देता था। CGL तो है ही, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है एक तरह से, वो अलग चीज़ हो जाती। लेकिन यहाँ पे एक कॉलेज के लिए मुझे एक अच्छा ऑप्शन लग रहा था, तो मैंने इस पे ज़्यादा टाइम दिया था। तो आप CGL और प्लस CUET CUET PG PG के लिए। LLB इन दोनों के लिए साथ में प्रिपरेशन Yes, कर sir. रहे थे, इसके अलावा कुछ और साइड से नहीं, इसके अलावा कुछ आप नहीं। दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हाँ थे जी। जिसमें आप टाइम जो है CUET PG LLB। तो आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करी थी, ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई आपकी? जैसे लास्ट ईयर तो बिना प्रिपरेशन के आपने एग्जाम दे दिया था, इस बार प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट की? मैंने प्रिपरेशन, क्योंकि सर पिछले बार जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया लास्ट ईयर, तो मुझे जीके का कुछ भी नहीं आता था, और ये अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए था। तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं सोच रहा था कैसे स्टार्ट करूँ, ऐसे ऐसे में मेरे 10-15 दिन वेस्ट हो गए। और मैंने ये प्रिपरेशन शुरू करा था करीब करीब जून जुलाई में शुरू करा था। तो 10-15 दिन ऐसे स्टार्ट हो गए कि एनसीएंट कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या होता है इसमें, नहीं होता है। फिर मैं जैसे यूट्यूब पे गया, देखा कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड वीडियो मिले जिसमें कि सारा कुछ कवर किया हो, तो मैंने अड्डा 24 फर्स्ट पे आया, तो मैंने देखा आपका वीडियो देखा हुआ था, तो फिर उससे वो देखा, उससे कुछ समझ आने लगा, मुझे थोड़ा सा कनेक्ट करने लगा कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, पहले एनसीएंट, उसके बाद एनसीएंट में भी कुछ मतलब ज़्यादा जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक डर लगता है। एक बार शुरू कर दिया, फिर उसके बाद लगा कि नहीं हो जाएगा। फिर ऐसे एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न सब करते, बहुत कुछ है नहीं, बस स्मार्टली पढ़ना था। मेहनत तो की, और ये था कि इसमें सीयूईटी में बहुत कॉन्साइज आते हैं सिलेबस, तो बहुत स्मार्ट हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत काम किया उसमें। तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। तो जून जुलाई से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद में आपने अड्डा 247 को फॉलो करना स्टार्ट किया। अच्छा, तो प्रिपरेशन कैसे आपने करी थी? लाइक मैं कहूँ कि आपने पहले फोकस किया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, ऐसा सीन था, या कैसे कैसे आप रिवीजन साथ में करते हुए जा रहे थे? क्या चीज़ कैसे आपने सबसे पहले तो मैंने सिलेबस देखा कि सिलेबस क्या है, मुझे नया क्या पढ़ना है। ओके। क्योंकि बहुत चीज़ें जो पढ़ी हुई होती हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हाँ। मात खा जाते हैं कि वो सबसे पहले प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, बट एक्चुअल में वो सिलेबस नहीं देखते कि एक्चुअल में आता क्या है। मैंने जब स्टार्ट करा तो वही देखा कि मतलब सिलेबस क्या है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। मैंने सिलेबस नोट डाउन किया सिलेबस, मैंने देखा कि उसको चेक करते गया कि ये हो चुका है, इसको करना है, इस पर अच्छा टाइम देना। तो हर सब्जेक्ट पे ऐसे किया, और देखा कि जिसमें ज़्यादा टाइम देना है उसको पहले किया। तो सब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ओवरऑल मिक्स प्रैक्टिस करता था। जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स तो एक बार कॉन्सेप्ट करना है, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस है। मैथ्स 50% 40% यदि कॉन्सेप्ट है तो 60% मान के चलेंगे प्रैक्टिस है, क्योंकि उसमें स्पीड भी चाहिए। मैथ्स तो बहुत ईजी आते हैं, पर वही है कि कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि पहले किया हुआ है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। तो मैथ्स ऐसे हो गया। और जीके का है तो जीके का जैसे मैं एक लेक्चर आगे पढ़ता था तो मैं पीछे जो भी पढ़ के जाता था वो पहले रिवाइज करता था। मैं जीके डेली पढ़ता था। मतलब ये है कि सेकंड चैप्टर की तरफ, सेकंड टॉपिक की तरफ आप तब जाते थे जब फर्स्ट टॉपिक को खत्म कर देते थे, रिवाइज कर लेते थे, उसके बाद में सेकंड। हाँ जी सर। अच्छा, लाइक जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो एक ये होता है कि हर एक बंदे का अपना कमांड होती है, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है, बट इसमें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका भी है क्या? मेरा तो सर फेवरेट तो वही है, मैथ्स है। मैथ्स फेवरेट है? हाँ, और थोड़ा सा तंग होता हूँ तो जीके से, वो भी एंशिएंट वाले पार्ट से। अच्छा। मेडिएवल से थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनती है तो थोड़ा समझ में आने लगता है, मेडिएवल मॉडर्न सब। थोड़ा सा एंशिएंट वाला पार्ट थोड़ा सा मेरे लिए टफ था।
करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को आप कैसे देखते थे? करंट अफेयर का ये था सर कि मंथली देखता था मैं, वो डेली वाला और वीकली वाला नहीं देखता, मैं मंथली वाला देखता था। और उसका जो मेन चीज़ होता था, जैसे एक महीने का देख रहा हूँ तो कम से कम 50-60 होंगे पॉइंट जो अच्छे होंगे और उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक मंथली है तो 2 दिन में उसको रिवाइज करना है। और मैंने जनवरी 2024 से, और ये जब तक का पेपर हुआ था मैंने तब तक का किया हुआ था। ओके। और उससे उसी को रिवाइज किया, बार बार रिवाइज किया, मतलब एक मंथ का था तो 3-4 बार रिवाइज कर लिया। तो उसी से बहुत मतलब सारे, मतलब जीके में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं और इंग्लिश में 1 क्वेश्चन गलत है, 2 कंप्यूटर में गलत है, बाकी मैथ्स रीजनिंग में सब सही है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने 75 अटेम्प्ट किए थे। पूरे हाँ, 75 अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद में आपका 270 स्कोर आया। Yes. तो आपका स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो क्वांट को लेकर, मैथ्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? कैसे आप करते थे? मैथ्स में कैसे कोई अगर बच्चा स्टार्ट करता है तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? एक बिगिनर के लिए तो ये रहेगा कि सबसे पहले तो बेसिक्स पे ध्यान दें, जैसे कि अरिथमेटिक वाला पार्ट है उस पर थोड़ा सा वो इसलिए क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, इसको अच्छे से करें ताकि कॉन्फिडेंस आए खुद पे कि हाँ अब तो धीरे कुछ बनने लगा है। और मैथ्स में ये है कि स्टार्टिंग में टाइम देना चाहिए, ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जाके देख लिए कहीं। मतलब मैंने ऐसा किया था, जैसे मैंने जब मैथ्स में बनाना शुरू करता था, मैथ्स में टाइम देता था कि एक क्वेश्चन में यदि टाइम लग गया, क्योंकि अपने पास तो रूम पे टाइम है ना, तो टाइम दे सकते हैं, इससे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने 4-5 क्वेश्चन का आइडिया लगता है। तो एक क्वेश्चन पे जैसे 5 मिनट नहीं बना, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट नहीं लगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो इससे क्वेश्चन की क्लैरिटी बनी, अच्छी बनी, कॉन्फिडेंस आते गया, अरिथमेटिक अच्छा हो गया। तो अरिथमेटिक अच्छा हो गया तो इससे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब आगे भी कर लेंगे, एडवांस मैथ्स भी कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करा, रेगुलर प्रैक्टिस, 2 घंटे 3 घंटे मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस, और जो भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ओके। इससे तो मतलब लाइक आपने पहले तो सिलेबस कंप्लीट किया, फिर प्रैक्टिस करते गए साथ में, और फिर जब कंप्लीट हो गया पूरा सिलेबस तो आपने केवल और केवल प्रैक्टिस करा। परफेक्ट। फार्मूला भी एक साथ लिख के रखा हुआ था। अच्छा, फॉर्मूला के लिए हाँ, आपने अलग से एक रजिस्टर, एक कॉपी बनाई हाँ, हुई हाँ, थी, एक साइड में लिखे हुए थे सारे हाँ, फॉर्मूला। जैसे अब सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक बार मैंने पूरा रिवाइज कर लिया, तो 2-4 दिन में सिर्फ फार्मूला रिवाइज करता था, वो सेट हो जाना चाहिए, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं 3-4 दिन करीब मैं फार्मूला रिवाइज करता था बस। परफेक्ट। और इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ तो फिर आ जाता है आपका जीके वाला सेक्शन। तो जीके वाले सेक्शन को आप डेली बेसिस पे कैसे टाइम देते थे? जीके में 3 से 3.5 घंटा मैं डेली देता था इसमें, जीके में। तो इसमें ये था कि 2 घंटा पढ़ना है, जो भी नया चीज़ पढ़ना है या जो भी रिवाइज करना है तो 2 घंटा रिवाइज करना। उसके बाद 1 घंटे का ये था कि स्टैटिक पढ़ना है, वो भी डेली पढ़ना है। स्टैटिक में यही है कि आप रेगुलर रहेंगे तो फिर याद रहेगा, नहीं तो फिर वो भूल जाएंगे। तो स्टैटिक मैं डेली करता था, अभी भी मैं करता हूँ स्टैटिक डेली, 1 घंटे 1.5 घंटे डेली करता हूँ। तो स्टैटिक ऐसे हो गया। करंट अफेयर का यही था कि मंथली में देखना है और उसी को 2 बार 3 बार देखना है, तो करंट ऐसे हो गया। बाकी ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए ये था कि कोई ऐसा बुक मिल जाए, या जैसे मैंने लास्ट के टाइम में आपका रिवीजन वाला बैच आ रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने सारा देखा हुआ था, जैसे 10 दिन का मैंने देखा हुआ, 15 से 25 के बीच में जो भी वीडियो आए थे मैंने सारे देखे थे। हाँ, मैराथन वगैरह सब देखे थे। उससे एक रिवीजन हो गया कि जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं तो उसको एलिमिनेट कैसे करना है, और एलिमिनेट करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में, क्योंकि कौन सा होगा वो तो पता ही है, कौन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो मैंने इससे भी मुझे हेल्प मिला कि जैसे लास्ट टाइम वाला जो आपका मैराथन वगैरह आ रहा था, तो इससे मुझे ये हेल्प मिला कि रिवीजन बहुत इंटेंस हो गया, बहुत अच्छा रिवीजन हो गया। एंशिएंट करंट हो, बाकी सब ऐसे रिवीजन हो गया। इंग्लिश वाले पार्ट के लिए आपने क्या किया था? इंग्लिश को कैसे स्टार्ट किया था, या कैसे कि इंग्लिश में जनरली बच्चे को थोड़ा सा रहता है कि एक बच्चा ये सोचता है कि जनरली होता ये है कि यूपी और बिहार से आने वाले जो लोग होते हैं तो वो उनका इंग्लिश में एज सच बहुत ज़्यादा वो रुचि नहीं होती है, वो नहीं रखते हैं। तो इंग्लिश में आपने इंग्लिश चूज़ किया था, तो इंग्लिश को कैसे कवर किया? या फिर अगर कोई बच्चा इंग्लिश चूज़ कर रहा है जिसका मीडियम इंग्लिश मीडियम है तो ठीक है, नहीं है तो वो कैसे करे, या फिर वो हिंदी के साथ? जैसे इंग्लिश का क्या सर, इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, उसके बाद इसमें वोकैब आती है। पैसेज भी इस बार मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं था, पैसेज वगैरह नहीं थी इस बार, इडियम्स और फ्रेजेस थे, तो ये सब तो
मतलब मेमोराइज करने की चीज़ है। मतलब डेली आप 1 घंटे सुबह में दे रहे हैं, 1 घंटा आप डेली दे रहे हैं तो आप हो जाएगा, उसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। ओके। हाँ, तो इसको ये है कि वोकैब का ये है कि आप जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं 10 ही करें, लेकिन अच्छे से कर लें कि उसको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब जितना पढ़ें हाँ, अच्छा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। कि आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा आपको हाँ, उसको और देखने की इडियम्स जरूरत में नहीं। रिलेट करके पढ़ें ताकि वो भूले ना। ओके, रिलेट हाँ, करके वो इडियम्स वगैरह रिलेट करके पढ़ें। फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत टफ नहीं था इस बार भी, तो इजी था, तो इसको रीडिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे डेली कुछ ना कुछ स्टोरी पढ़ के थोड़ा थोड़ा मतलब कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा समझ में आने लगता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी इजी ही था। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं रीजनिंग वाले पार्ट की तरफ। आपने बताया कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट भी है, तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में हाँ। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। तो रीजनिंग वाले सेक्शन को आप कैसे देखते थे, कितना टाइम देते थे? रीजनिंग में तो मैथ्स जैसे मेरा अच्छा था, तो मैं रीजनिंग में ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाता था, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें थी जैसे सेलोगिज्म हो गया, और 2-3 क्लॉक ऑन कैलेंडर वाली चीज़ें होगी, तो ये सब पे टाइम देना पड़ता था। बाकी चीज़ें तो वही डिजिटल वर्बल और डिजिटल रीजनिंग जो होती है, सीरीज सीक्वेंस सीरीज, सब मिरर इमेज, ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देता था। वही सेलोगिज्म और क्लॉक कैलेंडर जो मतलब भूलने की चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ मैं बार बार करके गया था। जैसे क्लॉक कैलेंडर में फार्मूला नहीं याद रहता, तो वो मैं डेली कर लेता था, डेली लिख के 2-4 पेज में वो डेली करता था, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी। एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन भी आ गया था। अच्छा। एक आपका जीके वाला आ गया था, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वो कंप्यूटर में, वो तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे हाँ, पूछा हाँ, भी था। मैंने कहा पीडीएफ का फुल फॉर्म पीडीएफ का तो बताओ। वो आ गया मैं था जनरली पेपर में। क्लास में पूछ लेता हूँ पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो बच्चे कहते हैं आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में अलग होता है, बट मैं मेरी लैंग्वेज में बताता हूँ। पी फॉर पहले, डी दे फॉर दो दे दो, एफ फॉर फाइल, पहले दे दो फाइल। हाँ। बच्चे का कमेंट क्लास में ज्वाइन करते यही होता है, पहले फाइल दे दो, फाइल कहाँ मिलेगा। तो इसलिए मैंने उसका पीडीएफ का फुल फॉर्म बच्चों के हिसाब से वो बनाया हुआ है। तो एग्जाम में क्या करके, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं नहीं, होगा ऑप्शन ही नहीं था। ना। तो कंप्यूटर के लिए फिर आपने क्या किया था? कंप्यूटर का तो सर कुछ ऐसा था कि जैसे शॉर्टकट कीज वगैरह आती हैं, तो वो पूछे गए थे ज़्यादा, फुल फॉर्म्स पूछे गए थे, तो इस पे ज़्यादा यदि अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपका 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से कर ले डेली बेसिस पे आप कितना टाइम देते थे? डेली 30 मिनट्स इनफ अच्छा। था। हाँ। ओके। अब आ जाते हैं, मैंने हर एक सब्जेक्ट की आपके साथ में बात कर ली, तो आपने क्वांट को अगर मैं ओवरऑल टाइम की बात करूं तो ओवरऑल टाइम आप अपनी सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन को कितना देते थे पूरे दिन? स्टार्टिंग में तो सर 10-11 घंटे लग जाते थे स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे ऐसे रिपीट होने लगती हैं चीज़ें, बहुत चीज़ें, तो आप टाइम कम करके भी हो सकता है। तो धीरे बाद में जाते 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 ये 7 से 8 घंटे बढ़ा गया फिर। 7 से 8 हाँ, घंटे में? 3 घंटे मैथ्स, 2 घंटे 3 घंटे जीके, और 1 घंटे में बाकी सब चीज़ें। जनरली ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ या बहुत सारे बच्चों का ये सुनता हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वो कह देते हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं तो नॉर्मल बाकी जैसा ही हूँ। तो आप हाँ। आप एक्चुअल में इतने घंटे पढ़ते थे? हाँ, अभी भी मतलब 7-8 घंटे ही पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। ओके, 7-8 घंटे पढ़ के अच्छे खासे नंबर लाए जा सकते वही है, कंसिस्टेंसी चाहिए फिर। यदि आप कम कंसिस्टेंसी टाइम दे रहे हैं तो कंसिस्टेंस रहना होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल राइट। कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट किसी ने बोला है, तो ये रियलिटी है कि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बिल्कुल आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट। सो कन्हैया, आपने अभी जस्ट अपने बारे में बताया कि आपने इतना टाइम देते थे डेली पढ़ाई को, तो लाइक अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक कोई बच्चा, एक जो बिल्कुल नए, बिल्कुल बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था और इस बार भी एग्ज़ाम दिया, और आप साथ में एसएससी के लिए प्रिपरेशन भी करते थे, आपने कैट के लिए भी किया, तो इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट होता है? और अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ये 2 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं। सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट, ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि एक तरफ कोई देख रहे हैं घर को, तभी आप फ्री माइंड से आप कुछ पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने फैमिली का, कि वो मतलब मुझे फ्री छोड़ देते हैं, कि आप, तब कि मेरे पापा का बिजनेस है, फिर भी वो छोड़ देते हैं मुझे फ्री, कि आप जो कर रहे हैं वो करिए, मैं इधर देख लूँगा। फिर बात अब आती है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो न्यू स्टूडेंट्स का ये है कि सबसे पहले तो स्टार्ट करने का सोच लिया तो स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, डर लग रहा है।
तो ये मतलब स्टार्ट कर दें फिर, मतलब जो भी कुछ भी मुश्किल है तो क्या हो गया, फिर कभी ना कभी तो करना ही है, भले ही वो 10 दिन बाद करना तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ भी मुश्किल टॉपिक है, जैसे मैथ्स में ही आ गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करके छोड़ते जाते हैं कि बाद में कर लेंगे, मुश्किल है, लेकिन बाद में भी तो आप ही को करना है। तो उसको डर से नहीं, तो मतलब स्टार्टिंग से ही कर ले, जो फ्लो में आते जा रहा है उसको करते जाएं। तो एक मैथ में आपका इंटरेस्ट है, हम्म। आपने मैथ की बात भी यहाँ पे कर दी। तो मुझे आप ये बताओ कि बहुत सारे बच्चों को, लाइक मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि 80 से 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स में ही प्रॉब्लम आती है, मैथ्स उनसे नहीं बन पाता है। तो उनके लिए फिर आप क्या बोलोगे, उनको कैसे करना चाहिए, मैथ्स को कैसे देखना चाहिए, एज अ सब्जेक्ट देखना चाहिए या फिर रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल हल्का फुल्का देख के कि लाइक इसको बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना है, इजी समझना है और उसको बहुत प्यार से कैटर करना है, लगाना है सॉल्व करके। टफ समझेंगे तो टफ लगेगी चीजें। हाँ। तो आप क्या क्या उनको बताएंगे कि किस तरीके से मैथ को देखा जाए और कैसे किया जाए कि इंटरेस्ट बने उसमें? सबसे पहले तो मैथ्स बहुत मुश्किल नहीं आता सीयूईटी का, तो ये दिमाग में ना रखें कि बहुत मुश्किल होगा तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। मुश्किल नहीं आता, बहुत मतलब मॉडरेट लेवल का आता है। तो इसको स्टार्ट करें ऐसे कि सबसे पहले वही मैंने बताया था कि अरिथमेटिक से स्टार्ट करें, नहीं कुछ तो रेशियो से ही स्टार्ट करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एक बार तो हर चैप्टर को एक बार आप करें, ताकि आपको लगे कि नहीं कुछ छूट नहीं रहा है, इस चैप्टर की वजह से मेरा मॉक में मार्क्स कम आ रहा है, या इस चैप्टर की वजह से मेरा मार्क्स कम आ रहा है। तो हर चैप्टर को एक बार गो थ्रू करें। मुश्किल है वो तो है ही, कुछ चैप्टर मुश्किल होते ही हैं, तो आप स्टार्ट करें, सब चैप्टर को करें। प्रैक्टिस बहुत मेजर रोल निभाएगा इसमें, क्योंकि यदि आप एक चैप्टर को आप अभी करके आप 10 दिन छोड़ देना, तो हो सकता है वो दूसरी बार बनाएंगे तो आपको मुश्किल लगने लगे, फिर से वही सेम लेवल पे आ जाएंगे फिर तो इसीलिए उसको प्रैक्टिस में रखें। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, दूसरे पे आप जा रहे हैं, उससे पहले एक बार पिछले का फार्मूला एटलीस्ट फार्मूला रिवाइज कर लें। या 3-4 चैप्टर आपने कर लिया तो एक बार मिक्स प्रैक्टिस कर लें 3-4 चैप्टर का, ताकि ये लगे कि आप कनेक्टेड रहें सारे, थोड़े से फैमिलियर रहेंगे familiar और थोड़ा सा इंटरेस्ट उससे बना भी रहेगा। हाँ। बच्चे क्या करते हैं, उसको ये हवा समझ के छोड़ ही देते हैं। हाँ। तो वो चीज नहीं करनी। और ये ट्रिक्स वगैरह पे मैं ये एडवाइस करूँगा कि ना जाएं, कि बहुत शॉर्ट कट ट्रिक्स पे जो जाते हैं वो ना जाएं। मतलब मुझे तो अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और ट्रिक्स वो नहीं पता है मुझे। मैं तो बेसिक्स और जो भी फंडामेंटल होते हैं मैथ्स के उससे बनाता हूँ। मैं अभी भी जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ वो आप टिप ट्रिक से नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी बनाता हूँ कॉन्सेप्ट से बनाता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें, तब क्वांट बहुत अच्छा होगा। और क्वेश्चन पे टाइम दें। मतलब ये है कि आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो 10 मिनट में, स्टार्टिंग में तो टाइम देने में क्या दिक्कत है, एग्जाम में ना टाइम की दिक्कत है हमें, लेकिन अपने जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम ही उसी लिए देना है। तो एक क्वेश्चन यदि 10 मिनट में नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट में बनाएंगे, लेकिन यदि हमें कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन तो उसी से बनना है, कॉन्सेप्ट से ही बनना है। तो उस पर टाइम दें, बनेगा, ज़रूर बनेगा। नहीं बनेगा तो इससे एक चीज़ फ़ायदा होगा कि कुछ ना कुछ तो आप उससे सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन बनाते बनाते हो सकता है 2-4 कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन ही हो जाए, तो ये फ़ायदा होता है इससे। तो लाइक अगर बच्चा जो है, आप ये कह रहे हो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जब हो जाएगी तो इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा। हाँ, और बराबर उसके टच में रहना है। और सबसे बड़ी बात जो आपने ये बोली, और बहुत सारे बच्चे इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं कि लाइक एक क्वेश्चन में अगर गलती से भी 10 मिनट लग गए या 20 मिनट लग गए तो वो छोड़ देते हैं। वो उनको ऐसे लगता है कि बस हो गया, अब नहीं हो रहा, मैथ मुझसे नहीं बन रहा, मेरे बस की मैथ नहीं है। तो आपने ये बोल दिया कि 20 मिनट लग रहा है तो दो। हाँ। मतलब 10 मिनट लग रहा है तो दो। स्टार्टिंग में देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें तो टाइम तो लगेगा ही। एग्जाम में भी टाइम इनफ होता है। मुझे तो जैसे 1.5 आवर्स का पेपर था, तो मुझे लगता है मैंने 2 राउंड क्वेश्चन बना लिया था मैंने, रिवीजन। रिवीजन मतलब बहुत कम टाइम में, पूरे 1.5 घंटे में आपने 2 बार खत्म। हाँ, मतलब पेपर बहुत कम टाइम में। यदि आप वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से करेंगे तो आप वही ट्रिक्स और पे जाएंगे, तो लास्ट टाइम में आपका ट्रिक्स फेल हो गया, या आप बना नहीं पा रहे हैं, ट्रिक्स पे सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वही क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो यही था कि मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें, हर बेसिक चीज़ पे ध्यान दें, ट्रिक्स के पीछे पहले ना जाएँ, वो आप खुद बिल्ड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट करते करते आप ट्रिक्स आप खुद निकाल लेंगे। तो वो चीज़ है कि जो हेल्प करेगी आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यस, परफेक्ट। तो अभी जैसे बच्चे को एक प्रिपरेशन आपने तो चलो करी स्टार्ट, क्योंकि आपका स्कोर भी लास्ट टाइम ठीक था, आपने बताया। तो एक बच्चे को प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए? वैसे तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन वही है कि यदि आप अभी से कर रहे हैं तो थोड़ा कम टाइम भी दे रहे हैं बीच में,
या कभी गैप भी ले रहे हैं 1-2 दिन का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन यदि आप वही लास्ट पे आप छोड़ के चल रहे हैं कि नहीं मैं लास्ट के 3 महीने में कर लूँगा, 2 महीने में कर लूँगा, तो फिर ये है कि लास्ट का क्या पता कि कैसा जाएगा टाइम, लास्ट का टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं टाल सकते लास्ट पे कि अब हम 2 महीने में करेंगे, पता चला वो 2 महीना टाइम है, नहीं जानते हैं कैसा रहेगा। तो मैं एडवाइस करूँगा कि स्टार्टिंग से करें, ताकि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गया कभी तो वो बैलेंस हो जाए। परफेक्ट। तो मतलब ये है कि बच्चे ने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो वो अभी से कर दे, लाइक जैसे मई जून से स्टार्ट कर दे। अच्छा, एक चीज, चलिए आप तो एसएससी को और प्लस इस सीयूटी पीजी एलएलबी के एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे थे इसके लिए। अब वो बच्चा जो कॉलेज में है, कॉलेज के असाइनमेंट्स होते हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कॉलेज में जाना भी है और प्लस इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, तो उनको आप कैसे सजेस्ट करोगे कि वो स्टार्टिंग में कितने घंटे पढ़ें या कितना टाइम दें? जैसे जो कॉलेज में हैं तो कुछ तो सोच के रखे होंगे फर्स्ट ईयर से ही कि मुझे सीयूटी पीजी देना है, जो किन्हीं को पता चला होगा, मैं थर्ड ईयर से ही पता चला होगा कि सीयूटी पीजी कुछ होता है। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो ये है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेकंड ईयर से थोड़ा सीरियस हो जाना है इसको लेके कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आधा 1 घंटा देख ही लेते हैं, क्या सिलेबस ही क्या है वही देख लेते हैं। थर्ड ईयर से सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। थर्ड ईयर के आप स्टार्ट में ही आप सीरियस हो जाएं और इस पर टाइम दें, 3 घंटे 4 घंटे आप डेली दें, लेकिन डेली से हाँ, डेली 3 डेली से दें। 4 घंटे। हाँ, वही डेली है। यदि आप 1 घंटे दे रहे हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, और एक दिन ही आप 10 घंटे बैठ जा रहे हैं फिर ये भी कोई मतलब नहीं है। तो ये है कि आप 2 ही घंटे दें, लेकिन डेली दें, तो इससे आपका बहुत चीज़ कवर हो जाएगा। डेली टाइम देने से यही हो जाता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपकी रिवीजन बनी रहती है, तो इस सब का फ़ायदा हो। कॉलेज वालों के लिए फिर ड्रॉप लेने की रिस्क नहीं रहती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मतलब कॉलेज के साथ साथ आप डेली 3-4 घंटे देते हैं तो आपको ड्रॉप नहीं उतना लेना टाइम- पड़ेगा और आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, आपको डीयू और बीएचयू मिल भी जाएगा। हाँ, और उतना टाइम उतना होता है कॉलेज में कि आप 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं। तो आपका इतना अच्छा स्कोर आया है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, मैं तो बीएचयू या फिर डीयू? DU CLC। डीयू सीएलसी। यस, सीएलसी ही क्यों? इसकी अपनी लेगेसी है, तो मेरे दोस्त भी हैं उसमें, ओके, तो इसीलिए। परफेक्ट। सो मतलब आपने पूरा ओवरऑल आपने देखा कि अभी कन्हैया जी ने अपने बारे में बताया कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे इनको फैमिली का भी सपोर्ट रहा हर तरीके से, फादर के बिजनेस के बारे में बताया, और फैमिली में और भी भाई बहन हैं क्या? हाँ हाँ, तो बाकी के लोग क्या करते हैं? बड़ा भाई पापा के साथ ही रहते हैं। ओके छोटा भाई है जो अभी DU में ही है, ओके। हाँ, वो ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी। और और मेरी छोटी बहन है जो अभी CA फाउंडेशन की दे रही है इस बार। परफेक्ट। तो मतलब आपको फैमिली से फुल सपोर्ट रहता है, पापा ने फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि आप जाओ, आप अपने से अपने करियर में सेट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये फैमिली का सपोर्ट इनको मिला हुआ है, प्लस इन्होंने एसएससी के लिए और साथ ही साथ में सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी और फाइनली 270 एक अच्छा नंबर जो है वो इन्होंने अचीव किया है यहाँ पर। तो पूरी जर्नी आपने देखी होगी, इन्होंने हर एक सब्जेक्ट को लेकर और डेली कितना टाइम देना चाहिए, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करी हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच कन्हैया कि आप यहाँ पे आए और आपने अड्डा से प्रिपरेशन करी और टाइम दिया आपने, और आपको कैसा लगा हमारे साथ में यहाँ पर आके, एक मैं ओवरऑल फीडबैक आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर आपको यूट्यूब पे देखा था, उसके बाद मैं यूट्यूब से तो देखते हैं और रियल में देखते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। रियल में बहुत फ्रेंडली, वैसे भी यूट्यूब पे भी बहुत फ्रेंडली हैं आप बच्चों के साथ। और मैंने आपको सेंटर पे भी मैंने आपको देखा था, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं। आई कांटेक्ट हुई थी पर मैं उतना कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाता कि मैं एक बार कोशिश करा, फिर मैं रहने देते। अच्छा, सेंटर पे आप मिले, हाँ, मतलब आपको आपने देख लिया था। गुड। सो मतलब लाइक अभी एक गिफ्ट है आपके लिए, एक गिफ्ट है कन्हैया जी आपके लिए, और ये थैंक यू सो मच, ये अड्डा की तरफ से है, अड्डा की टीम की तरफ से है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फिर आज के सेशन को, आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। कन्हैया जी थैंक यू सो मच, आप आए और आपने टाइम दिया, और आपने प्रॉपर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।